हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8 से हमारा चैप्टर 6 है ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने अपने चैप्टर 5 में इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखा कि अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, इंडिया में कौन कौन सी मेन इंडस्ट्री सेटअप है जिसकी वजह से डेवलपमेंट रेट जो है वो हमेशा ग्रो करती है। मेन 3 टाइप की इंडस्ट्री हमने देखी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारा था चैप्टर 5। उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं मानव संसाधन, जिसमें हम एक कंट्री के सभी लोगों को इंक्लूड करते हैं। तो उस ह्यूमन रिसोर्स के बारे में देखना है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, कैसे हम पता लगाते हैं कि एक कंट्री में कितने लोग हैं, उनको अलग अलग किस ब्रॉड कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम अपने इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसके बारे में हम मानव संसाधन के बारे में देखेंगे। तो जब हमने चैप्टर 1 देखा था तो वहाँ पर हमने रिसोर्सेज का टॉपिक देखा और रिसोर्सेज में हमने देखा था कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। हमने नेचुरल रिसोर्स को देख लिया, ह्यूमन मेड रिसोर्स को देख लिया और अभी हमारे पास हमारा लास्ट टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स का। मतलब जो मानव होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो भी एक रिसोर्स हैं, वो भी एज ए रिसोर्स काम करते हैं। एज ए रिसोर्स उनको भी इंक्लूड किया जाता है, वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो कैसे है वो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पीपल आर ए नेशन ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री हो तो कंट्री में जो पीपल है, वहाँ की जो लोग हैं, वो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स माना जाता है, सबसे बड़ा रिसोर्स माना जाता है। क्योंकि बिना लोगों के बाकी जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनका तो हम यूज ही नहीं कर सकते, और ह्यूमन मेड रिसोर्स की तो बात ही नहीं आएगी अगर ह्यूमन पीपल नहीं होंगे तो जो पीपल होते हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं किसी भी नेशन के लिए, किसी भी देश के लिए। नेचुरल बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। जो नेचुरल रिसोर्स है वो तभी यूजफुल हो सकते हैं जब पीपल उनको यूजफुल कैटेगरी में चेंज करेंगे। इट इज़ पीपल दैट दियर डिमांड एंड एबिलिटीज दैट टर्न दैम इनटू रिसोर्सेज। जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो अपनी डिमांड और एबिलिटी के कारण रिसोर्सेज में इंक्लूड हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अल्टीमेट रिसोर्स होता है। वो अपनी डिमांड और अपनी एबिलिटी से नेचुरल रिसोर्स को किस में कन्वर्ट करता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको हम यूज़ कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, ह्यूमन की वजह से। क्योंकि जो ह्यूमन है, जो पीपल है, वही उनको यूजेबल बनाते हैं। जैसे कोई मिनरल है तो मिनरल तो क्या होता है कि हमें रॉ मटेरियल की फॉर्म में मिलेगा, कोई रॉक्स की फॉर्म में मिलेगा। लेकिन उससे अगर एक मशीन बनानी है तो मशीन बनाने का काम कि उस मिनरल को निकाल के पहले उसको खानों से निकालना, फिर उसके बाद उसको मेल्ट करके एक मशीन का स्ट्रक्चर उसको देना, ये काम कौन करेगा, पीपल करेंगे। तो इसलिए जब तक पीपल नहीं होंगे तब तक जो नेचुरल रिसोर्स है वो भी वेस्ट रहेंगे, क्योंकि उनको यूज़ करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को सबसे अल्टीमेट रिसोर्स माना जाता है। उसकी डिमांड, उसकी एबिलिटी की वजह से वो अपने आप को दूसरे रिसोर्स से अल्टीमेट कर देता है। हेल्दी एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर दियर रिक्वायरमेंट। जो हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो बाकी के रिसोर्सेज को भी डेवलप्ड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग।
ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द वर्ल्ड। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी दूसरी रिसोर्सेज की तरह पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं है। कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पे कम लोग रहते हैं। दे डिफर इन दियर एजुकेशन लेवल, एज एंड सेक्स। ये अपनी एजुकेशन लेवल की वजह से, अपनी एज और अपने सेक्स, मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग हैं। दियर नंबर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजेस। इनके नंबर्स और करेक्टरिस्टिक जो लोगों में होती है उसके अकॉर्डिंग भी इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको डू यू नो में एक टॉपिक दे रखा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जो किसके नाम से है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से एक मिनिस्ट्री है। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985। जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो कब बनाई गई थी, 1985 में, विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल स्किल। और इसका एम क्या था, क्यों बनाई गई थी, ताकि जो पीपल स्किल है, जो लोगों की स्किल्स है उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। दिस जस्ट शो द इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री। और इसका काम ये था कि जो लोग हैं वो भी कंट्री का एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, ये लोगों को बताना और उनको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए मोटिवेट करना, ये इस मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एम था, जो 1985 में बनी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया। उसके बाद एक और दे रखा है, डू यू नो हमें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना was started in 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब स्टार्ट हुई थी, 2015 में, 2015 में। एमिंग टू ट्रेन 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 टू 2020। इसका एम क्या था कि 2016 से लेके और 2020 तक 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करना था। यूथ जो पर्सन थे उनको ट्रेनिंग देनी थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू encourage aptitude toward employable skill by giving quality training to probable and existing wage earner। और इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी उसमें ये था कि जो युवा लोग थे, जो यूथ होते हैं, उनको ज़्यादा फोकस किया गया था कि वो अपनी स्किल, उनके अंदर जो स्किल है उनको इम्प्रूव करे। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो अपने अंदर की स्किल को पहचान के और उसको यूज कर सके, उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके कंट्री में। तो ये सब किसका एम था, किसके ऑब्जेक्टिव थे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कब बनी थी, कब स्टार्ट हुई थी, 2015 में। और इसका एम था सबसे मेन कि 2016 से लेके और 2020 तक 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेन करना था कि वो अपनी स्किल को यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, लोगों के लिए रोज़गार बनाए। उनको ट्रेनिंग दी जाती कि वो अपने स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा कि पॉपुलेशन मतलब जो लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबरिंग में पाए जाते हैं, कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं पर कम पॉपुलेशन है। इसका रीज़न क्या है, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो ये क्यों है और इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। टॉपिक हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं कि पूरी अर्थ पर, जो अर्थ सरफेस है उस पर पीपल अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबरिंग में रह रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा लोग हैं और कहीं पे कम है।
तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन अबाउट 30% ऑफ द लैंड सरफेस। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि पूरी जमीन जो है वो अगर 100% मान के चले, पूरी जमीन का पार्ट कितना है 100%, तो ओनली 30%, इसका 30% हमने मान लिया कि ये जो है वो 30% है और बाकी का बच गया 70%। तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की हमने मान ली कि 100% पॉपुलेशन है और उसमें से 90% जो पॉपुलेशन है वो इस 30% एरिया पर रह रही है। बाकी जो 10% है वो इस 70% एरिया पर रह रही है जमीन का, ठीक है, लैंड का। ये जो 70% पार्ट है इस पर ओनली 10% पॉपुलेशन रहती है। बाकी की जो 90% पॉपुलेशन है वो इस 30% के एरिया पर रह रही है। अब आप सोचो कि यहाँ पर तो कितनी ज़्यादा है और यहाँ पर कितने कम लोग रह रहे हैं। तो ये सब हमारा किस में आता है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, लोगों का, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अनइवन है। कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, कहीं पे मॉडरेट है। सम एरिया आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। कुछ एरिया ऐसे है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है और कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, थोड़े से ही लोग वहाँ पर रहते हैं। द क्राउडेड एरिया आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन पाई जाती है वो कहाँ पर है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका में। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरिया। जो हाई लैटिट्यूड एरिया होते हैं, जो ज़्यादा ऊंचाई वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर कम लोग रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट में कम लोग रहते हैं। हाई माउंटेन और द एरिया ऑफ इक्वेटेरियल फॉरेस्ट। अगर ऐसी कोई जगह है तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ओके, कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर हाई लैटिट्यूड काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई है, जहाँ पर डेजर्ट है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो अगर ऐसी जगह है तो वहाँ पर बहुत कम लोग वहाँ पर जाकर रहते हैं। मैनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। जो हमारी इक्वेटर लाइन है पूरी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ज़्यादातर पॉपुलेशन नॉर्थ साइड में रहती है। साउथ इक्वेटर के नीचे की तरफ जब हम आते हैं, साउथ की तरफ आते हैं, तो वहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन 2 कॉन्टिनेंट, एशिया एंड अफ्रीका। मतलब पूरे वर्ल्ड में 3/4 जो पॉपुलेशन है वो बस ओनली 2 ही कॉन्टिनेंट में है, एशिया में और अफ्रीका में। बाकी जो बच गए वो दूसरे, जो बाकी के 5 कॉन्टिनेंट बच गए वहाँ पर रहती है। 3/4 तो ओनली कहाँ पर रहती है, जो 3/4 है वो तो एशिया और अफ्रीका में, और बाकी की जो बच गई वो बाकी के जो 5 कॉन्टिनेंट बच गए उनमें डिस्ट्रीब्यूट है। 60% ऑफ द वर्ल्ड पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्री। पूरी वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं उनका 60% जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्री में ही रहता है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 10 मिलियन पीपल। और ये सभी मिलाकर मोर देन 10 मिलियन पीपल होते हैं। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं और किस एरिया में कितने ज़्यादा और कहाँ पर कितने कम लोग रह रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, कि एक एरिया का कौन सा ऐसा एरिया होगा जहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं एवरेजली, तो वो बोलते हैं डेंसिटी। किसी एरिया की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पर ज़्यादा डेंसिटी होगी,
और जहाँ पर कम लोग रहेंगे वहाँ पर कम डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डेंसिटी में हम क्या करेंगे, उन लोगों को, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया, हम एक यूनिट डिसाइड कर लेंगे कि इतनी यूनिट होगी और उस यूनिट एरिया में, उस एरिया में जितने भी लोग रहेंगे वो सभी क्या होगी, उस एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी। ओके, तो मतलब इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये इस एरिया की क्या होगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर, और जो यूनिट होगी उस यूनिट को हम किस में देखेंगे, पर स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में टोटल कितने लोग रह रहे हैं, ये इस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी होगी या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होगी। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड की अगर हम एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालें तो वो क्या होगी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 51 लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। सबसे ज़्यादा डेंसिटी, हाईएस्ट डेंसिटी, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, मतलब एक पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रहते हैं, साउथ सेंट्रल एशिया में। बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, तो एशिया साउथ और ईस्ट एशिया में का जो पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पाई जाती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, तो ये था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का टॉपिक। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया की एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में टोटल कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। ओके, तो ये था हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का पार्ट। उसके बाद हमारे पास आएगा फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि एक कहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे, कहाँ पर कम होंगे, तो इस बात को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। कौन सा एरिया ऐसा होगा जहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे और कौन सा एरिया ऐसा होगा जहाँ पर कम लोग रहना पसंद करेंगे, तो वो फैक्टर्स में आता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो है वो कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर अफेक्ट डालती है। पीपल ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन रेदर देन माउंटेन और प्लेट्यू। जो एक प्लेन एरिया होता है, जो मैदान होते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, माउंटेन और प्लेट्यू पर कम। बिकॉज दीज एरिया आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज़। क्योंकि जो प्लेन एरिया होता है, जो मैदान वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर फार्मिंग भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और सर्विसेज भी हो सकती है। तो ये तीनों एक्टिविटी प्लेन एरिया में होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेन एरिया में रहते हैं। द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब अगर वर्ल्ड में कहीं पे सबसे ज़्यादा लोग एक जगह रहते हैं तो वो कहाँ पर है, गंगा प्लेन में। व्हील माउंटेन like Andes, Alps and Himalaya are separately populated। अगर हम माउंटेन एरिया की बात करें तो जो एंड्स, एल्प्स और हिमालय माउंटेन है वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलती। ओके, तो ये था टोपोग्राफी का, कि जो प्लेन एरिया होंगे, जो मैदान होंगे, जहाँ पर रिवर्स होंगी, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। जो माउंटेन और प्लेट्यू का पार्ट होगा वहाँ पर कम लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होते। सेकंड हमारे पास आता है क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करेगा लोगों को। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड। मतलब कई ऐसे जगह है जहाँ पर या तो बहुत तेज़ गर्मी होती है या बहुत तेज़ ठंड होती है।
तो यूजुअली पीपल जो होते हैं वो ऐसी जगह पर रहना बहुत कम पसंद करते हैं जहाँ पर हमेशा या तो बहुत तेज़ गर्मी होती है या बहुत तेज़ सर्दी होती है। जैसे सहारा डेजर्ट है, वहाँ पर हमेशा बहुत तेज़ गर्मी होती है, या पोलर रीजन है रसिया का, वहाँ पर हमेशा बहुत तेज़ सर्दी होती है। कनाडा है, अंटार्कटिका है, इन एरिया में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर लोग कम रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है। अगर कंपैरिजन करें मॉडरेट, जहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, तो ऐसे एरिया में लोग ज़्यादा रहते हैं। तो क्लाइमेट भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। जहाँ पर क्लाइमेट एक्सट्रीम होगा, जहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो वहाँ पर कम लोग मिलेंगे। जहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा, मतलब ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, तो ऐसे एरिया में लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे। उसके बाद हमारे पास सोइल, वाटर, मिनरल्स के बारे में आता है। सोइल में कि अगर ज़्यादा फर्टाइल सोइल है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। अगर सोइल फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पर कम लोग रहेंगे। वाटर, अगर हमें फ्रेश वाटर मिल रहा है, रिवर्स वैली है, लेक्स है, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी। और जहाँ पर हमें वाटर सप्लाई अच्छे से ढंग से नहीं हो पा रही है, पानी के रिसोर्सेज बहुत कम है, तो वहाँ पर कम पॉपुलेशन मिलेगी। मिनरल्स, ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी। या ऐसे एरिया जहाँ पर बिल्कुल भी कोई मिनरल्स नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर कम पॉपुलेशन मिलेगी। तो ये थे हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें हमने टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल, वाटर और मिनरल्स के बारे में देखा। उसके बाद हमारे पास आता है सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर, कि सोशल, कल्चर और इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं। तो ये हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बस इतना ही पार्ट करेंगे जो हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर है वहाँ तक। तो आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन रिसोर्स का था, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे उनके बारे में अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। ओके, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको अपनी नोटबुक में करना है वो ये है। चैप्टर में जो आपको 2 पार्ट दे रखे हैं, डू यू नो, जिसमें एक में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और उसके बाद सेकंड में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो जो ये 2 पार्ट दिए हैं डू यू नो के, ये दोनों पार्ट आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये आज की वीडियो के आज के मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे होंगे जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो वीडियो देखते हुए इसको समझना है और उसके बाद अपनी नोटबुक में इनको दोनों टॉपिक को लिखना है। तो आई होप जो टॉपिक हमने आज कवर किया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।